Hi friends, welcome back to Parcham. My name is Piyush and I'm your English mentor. आज से we are starting with top 500 spotting error question series. इस सीरीज में प्रीवियस ईयर में आए हुए 500 क्वेश्चंस को हम करेंगे. इसमें हर क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस को, जिसके बेसिस पे हो जाती है टोटल 10 क्लासेस. सो आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज वील बी कवरिंग डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. और क्लास के लास्ट में मैं आपको देने वाला हूं 5 क्विज के क्वेश्चंस जिसके आंसर्स रिवील करूंगा नेक्स्ट क्लास में. राइट? सो इन क्लासेस के आंसर्स आप साथ साथ में सॉल्व करते चलना और फिर मैच करना कि आपके आंसर्स किधर गलत हो रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके मिसिंग हैं, वो मैं डेफिनेटली आपको बताता चलूंगा. हर क्लास के हर क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट्स भी मैं बताता चलूंगा. सो मेक श्योर यू नोट देम डाउन. राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस. एंड बिफोर वी गेट टू द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू कि इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है परचम क्लासेस की एप्लीकेशन पे. आप वहां जाके एसएससी कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स परचेज कर सकते हो. इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड डिटेल पीवाईक्यूज के डिस्कशंस मिलेंगे. और वो डिस्कशंस एकदम एलैबोरेटेड होंगे जो आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में चार चांद डेफिनेटली लगाने वाले हैं. इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप कांटेक्ट कर सकते हो परचम क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पे, दैट इज 9929507407. यू कैन कॉल और व्हाट्सएप. अगर क्वेरीज फिर भी सॉल्व नहीं हो पाती हैं बाई चांस, तो आपके पास में ऑप्शन है टू मेल योर क्वेरीज एट parchamclasses06@gmail.com. राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज. फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का. डायरेक्शंस पढ़ देता हूं. डायरेक्शंस विल रिमेन सेम सारे क्वेश्चंस में. सो वील जस्ट गेट टू द क्वेश्चंस. डायरेक्शंस है in the following questions some of the sentences have errors and some have none. Find out which part of the sentence has an error. The number of that part is your answer. If there is no error, your answer is option number 4, that is no error. ठीक है? Let's start this. Question number 1 बोल रहा है when shall we arrive to our destination. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अराइव के साथ में बेटा टू ना लगा के हम अराइव के साथ में एट लगाते हैं जस्ट बिकॉज वो एक प्लेस को रेफर कर रहा होता है. राइट? सो दिस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाना पड़ेगा. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग. अब यहां पे इट शुड बी मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड गलत हो गया ना. इट शुड बी मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में लिखा है तो इट शुड बी आर प्लस V3. तो यहां पे आर मिसिंग है. कॉज्ड के पहले क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए. ठीक है? क्लियर है ना ये? चलो सो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे फिर से आंसर हो जाएगा. करेक्ट शुड बी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग. पैसिव फॉर्म में ये सेंटेंस लिखा हुआ है. चलो कैसे समझेंगे वैसे ये पैसिव फॉर्म में है? ये डाउट हो सकता है ना. बाय के बाद में अगर हम कुछ भी ऐसा लिखते हैं तो जनरली वो पैसिव फॉर्म में ही माना जाता है. ठीक है? चलो थर्ड देखो, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज. बिल्कुल सही लिखा है सेंटेंस, इसमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं है. इट्स फीमेल्स, उसके बेसिस पे वी हैव टेकन आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज. बिल्कुल परफेक्ट है. दिस हैज नो एरर. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस. चलो फोर्थ पे आते हैं. द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क. ठीक है? एंग्री के साथ में दो प्रेपोजिशंस लग सकते हैं. पहला होता है विद और दूसरा होता है ऑन. पहला होता है विद, दूसरा होता है ऑन. जब हम विद लगाते हैं तो किसी लिविंग थिंग की बात करते हैं. ऑन के बाद में हमेशा नॉन लिविंग थिंग की बात बेटा करनी होती है. तो यहाँ पे क्लर्क के साथ एंग्री है, मतलब क्लर्क से एंग्री है. तो एंग्री के साथ में ऑन चाहिए या विद चाहिए? नॉन लिविंग थिंग होता तो ऑन लगाते हैं. यहाँ पे क्लर्क तो जिंदा ही होगा. अगर जिंदा है तभी बात करेंगे. अगर क्लर्क किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा तो ये नहीं हो सकता. क्लर्क यहाँ पे ह्यूमन है डेफिनेटली. सो एंग्री के साथ में विद चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पे ऑन गलत है. इट शुड बी विद. कौन से पार्ट में एरर हुई? पार्ट नंबर 2 में. नंबर 5 पे आते हैं. नो सूनर आई हैड स्पोकन दैन ही लेफ्ट. देखो नो सूनर के साथ में तो दैन ही चाहिए होता है, बट गोल्डन रूल्स में मैंने आपको बताया था नो सूनर के साथ में हम क्या लगाते हैं? पहला रूल जो फॉलो होता है वो होता है रूल ऑफ इन्वर्जन. इसमें रूल ऑफ इन्वर्जन भी चाहिए होता है. अभी रूल ऑफ इन्वर्जन क्या है एक बार बता रहा हूं. आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये चीज मैं रूल ऑफ इन्वर्जन से इंडिकेट करूंगा. आप समझ जाएगा कि ये क्या रूल है. ध्यान से समझिए. रूल ऑफ इन्वर्जन के हिसाब से क्या चीज होती है, ध्यान से देखिए. जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? आई हैड स्पोकन. आई हैड स्पोकन, ये नॉर्मल रूल के हिसाब से सही है. लेकिन जब रूल ऑफ इन्वर्जन होगा तो ये कैसे होता है? आपको क्या करना पड़ेगा? जो ये सब्जेक्ट है इसको दोनों वर्ब्स के बीच में लाना पड़ेगा. मतलब इट शुड बी हैड आई स्पोकन. अब ये है रूल ऑफ इन्वर्जन. तो इस रूल को हमेशा फॉलो करना होता है. किसके साथ में फॉलो करना होता है? नो सूनर दैन हो, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली.
इनमें से किसी से भी जब सेंटेंस शुरू होगा तो आपको रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करना होगा। रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब नहीं लगाते हैं, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर है बात? यहां पे क्या गलती है बेटा? आई हैड स्पोकन गलत है, इट शुड बी हैड आई स्पोकन। तो किस पार्ट में एरर है? इट शुड बी पार्ट नंबर 2, क्योंकि दैन तो बिल्कुल सही है। चलो नंबर 6 पे आते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। देखो मच होता है पॉजिटिव डिग्री, मच होता है पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। अब यहाँ पे और ज्यादा डिजायर की बात हो रही है, तो और का मतलब हो गया कंपेयर कर रहे हैं, मतलब मच की जगह क्या चाहिए? मोर चाहिए। सो मच की जगह हम क्या लगाएंगे बेटा? मोर यूज करेंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर? चलो 7th, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। अब ये गलत है यार, इनटू नहीं लगा सकते हैं। यू आर ब्रिंगिंग सीड्स आइदर इन ऑस्ट्रेलिया और फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा मतलब ऑस्ट्रेलिया में ला रहे हो, अगर हम लिखेंगे फ्रॉम यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हो, तो या तो इन लगाएंगे या तो फ्रॉम लगाएंगे बेटा, इनटू वगैरह कुछ नहीं लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश है, उसमें सीड लाओगे या तो वहां से सीड लाओगे, उसमें ला रहे हैं तो इन, अगर वहां से ला रहे हैं तो फ्रॉम, तो इन और फ्रॉम में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इनटू इज रॉन्ग। तो इसमें हम क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना पड़ेगा। चलो नंबर 8 पे आते हैं। यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। हमने क्या सीखा था? आइदर और जब भी आएगा उनके जस्ट बाद में हमेशा सेम चीजें होनी चाहिए, इसको हम हमेशा मेंटेन रखेंगे। देखो यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी, आइदर के बाद क्या लिखा है बेटा? टेल मी लिखा है, ठीक है। और के बाद में क्या लिखा है? और के बाद में लिखा है एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। अब यहाँ पे और के बाद में टेल तो है ही नहीं, यानी कि मुझे टेल वाले में करेक्शन करना पड़ेगा। अगर यहाँ टेल होता तो और में भी करेक्शन कर सकते थे, लेकिन और के साथ में तो टेल है ही नहीं, इसलिए टेल मी वाला जो पार्ट है यानी कि आइदर वाला पार्ट है, इसमें करेक्शन करेंगे। कैसे हो जाएगा? देखो इट शुड बी यू मस्ट, आइदर हटाएंगे यहाँ पे, यू मस्ट टेल मी पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे आइदर। अब ये क्या हो गया? यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ये कह रहा है कि तुम मुझे बताओ या तो पूरी स्टोरी और मतलब या तो कम से कम उसकी हाफ स्टोरी बताओ। तो यहाँ पे गलती कहां है बेटा? आइदर और टेल मी अपनी प्लेसेस चेंज कर लेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पार्ट ए में या पार्ट 1 में गलती है। इट शुड बी यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। दैट्स हाउ दिस वुड बी करेक्ट। नंबर 9 पे आते हैं। Our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house. ठीक है, Our new neighbors had been living in Arizona since 10 years. जरा ध्यान से देखो, सिंस के साथ में 10 इयर्स लिखा है। अगर ये डिकेड लिखा होता, अगर ये डिकेड लिखा होता, इन जनरल आपको एक अच्छा रूल बताता हूं, अगर ये डिकेड लिखा होता, कितने वर्ड्स में टाइम लिखा है? एक वर्ड में। लेकिन अगर ये चीज मैं लिख दूं 10 इयर्स, अगर ये 10 इयर्स लिख दूं YEARS, अगर मैं 10 इयर्स लिख दूं, कितने वर्ड्स में है? 2 वर्ड्स में। देखो एक 10 है, एक ईयर्स है, कितने वर्ड्स हो गए? 2। जब भी एक वर्ड में टाइम होता है सिंस लगाते हैं, एक से ज्यादा हो जाता है फॉर लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस 10 इयर्स। कितने टाइम वर्ड्स है? 1 2, क्या लगाएंगे? सिंस हटा देंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? फॉर लग जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे नंबर 10 पे आते हैं। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड। अकम्पनीड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में हमेशा बाय फिक्स होता है बेटा, ठीक है, फिक्स याद रख लो। अकम्पनीड के साथ में प्रेपोजिशन कौन सा? बाय हिज फ्रेंड। किधर गलती है? ऑप्शन नंबर 3 में गलती है, ठीक। अकम्पनीड बाय वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलो नंबर 11 पे आते हैं। अ सिटी ड्वेलर फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम। पास अवे एक ऐसा फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? मर जाना। तो समय को मारते नहीं है जानबूझ के, पास करते हैं, टाइम पास करते हैं। सो अवे यहाँ पे गलत है, अवे हटाएंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। A city dweller finds it difficult to pass the time in a village. ठीक है, तो it should be pass. अब कोई बोलेगा कि टाइम को किल कर रहे हैं, तो किल ठीक है, बट पास अवे नहीं हो सकता बेटा। तो किल द टाइम इज ऑल्सो ओके, बट कैनॉट बी पास अवे द टाइम। ठीक है, चलो आदमी कोई गुजर जाता है उसके लिए पास अवे बोलते हैं। नंबर 12, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर। देखो इट इज नॉट परमिटेड टू डू समथिंग, तो टू के बाद में V1 लिखते हैं हमेशा। विजिटर वर नॉट परमिटेड टू एंटर द पार्क, ये गलत है। परमिशन या परमिटेड के बाद में 2 + V1 ही लिखा जाता है, यही फॉर्मेट सही माना जाता है। सो विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर द पार्क आफ्टर डार्क। दैट्स हाउ दिस वुड बी करेक्टेड। नंबर 13 पे आते हैं। द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट। जो फिफ्थ था वही फाइनल एक्ट था, तो ये दोनों क्या है? एक ही चीज है। द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन। अब देखो ये वर्ब कैसी है बेटा? प्लूरल हो गई। वर्ब में एस लगाओगे सिंगुलर हो जाएगी, एस हटाओगे प्लूरल हो जाएगी। बहुत सिंपल, और नाउन्स का एकदम उल्टा फॉर्मेट चलता है। तो फिफ्थ एंड द फाइनल मतलब एक्ट एक ही है, जो फिफ्थ है वही फाइनल है। अब यहाँ पे क्या है? कंटेन, ये प्लूरल वर्ब हो गया। कंटेन की जगह क्या लिखना पड़ेगा? कंटेन्स लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वर्ब में जब हम एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाती है, और यहाँ पे सिंगुलर यानी कि एक ही बात हुई है। दैट्स हाउ विल गेट टू कंटेन्स, और तभी ये सही माना जाएगा। राइट, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 14, वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। देखो
वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन रहेगा, वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है। देखो वन ऑफ द टेररिस्ट, ये सही है, टेररिस्ट प्लूरल नाउन हो गया। ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड, आर क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, आर गलत है, इट शुड बी इज। तो किधर गलती है बेटा, इधर पार्ट नंबर 3 में गलती है, आर की जगह इज करना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट नंबर 15, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, डेफिनेटली बिल्कुल सही है, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको लगेगा इज क्यों लिखा है, क्योंकि एक ही दूरी की बात हो रही है जो 10 किलोमीटर्स की है। ऐसा नहीं है कि एक एक किलोमीटर के 10 डिस्टेंस लिखे हुए हैं। 10 किलोमीटर्स मतलब यहां से स्टार्ट हुए यहां तक खत्म हो गए, 10 किलोमीटर की एक दूरी है, सो इट शुड बी इज, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। 15th इज गुड टू गो, नो एरर। नंबर 16, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस में। अब देखो सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखो, सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम जब भी आएगा, फॉर प्लस टाइम जब भी आएगा, हमेशा हमें कौन से फॉर्मेट में वर्ब लगानी होगी, हैज हैव वाले फॉर्मेट में वर्ब चाहिए होगी, हैज हैव वाले फॉर्मेट में वर्ब फिक्स चाहिए होगी। अब ये हैज हैव प्लस V3 भी हो सकता है, हैज हैव बीन प्लस ING भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वेरी करेगा, लेकिन हैज हैव वाले ही फॉर्मेट में चाहिए, और वो भी कब, सिंस प्लस टाइम हो या फॉर प्लस टाइम हो, उसके जस्ट पहले चाहिए होता है, राइट। सो ये लिखा है आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस में, तो सिंस प्लस टाइम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आई सॉ हिम ये गलत हो गया, तो आई सॉ की जगह क्या लिख देंगे, आई हैव सीन हिम, सी सॉ सीन होता है, तो आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस में, दैट्स हाउ दिस वुड बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 में है यहाँ पे एरर। चलिए नंबर 17, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, कौन सी टी जो स्पेसिफिकली मैं पी रहा हूँ, यानी कि ये स्पेशल टी हो गई। स्पेशल का मतलब स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई टी ऐसी स्पेशल पी रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब है, तो जो चाय मैं पी रहा हूँ वो हॉट है, यानी कि द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, सो इट वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज द टी होगा सही फॉर्मेट। चलो नंबर 18, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज विद पुअर ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। देखो पुअर के पहले अगर मैं द लगाऊंगा तो ये उस पुअर आदमी की बात करने लगेगा, राइट। या तो यहाँ पे लिखें द पुअर मैन या फिर लिखें विद द पुअर, तब ये प्रॉपर्ली उस चीज को सिंबलाइज करेगा, इस वजह से यहाँ पे पुअर के पहले द चाहिए होगा, ये आर्टिकल्स में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। नंबर 19, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। देखिए कई सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं, जैसे लुक फॉरवर्ड टू होता है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू होता है, जैसे ये लिखा हुआ है लुक फॉरवर्ड टू, या लुकिंग फॉरवर्ड टू भी चल सकता है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू है वैसे ही लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, अकस्टम्ड टू होता है, अकस्टम्ड टू होता है, एडिक्टेड टू होता है, एडिक्टेड टू होता है। ऐसे कई सारे फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद में लास्ट में तो टू आता है, बट इनके बाद में हमेशा ING फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम यूज करते हैं। इसमें से बहुत कॉमन फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो ये तो एक दो बार जरूर यूज करता है दिन भर में, है ना। सो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर गलत है, इट शुड बी हियरिंग हो जाएगा, हियरिंग न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। कौन से फ्रेजेस हैं, लुक फॉरवर्ड टू है, लुकिंग फॉरवर्ड टू है, अकस्टम टू है, विद अ व्यू टू होता है, एडिक्टेड टू है, हैबिचुएटेड टू है, ऐसे कई सारे फ्रेजेस है। सो इसमें से कॉमन वाले कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सो इट शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज हो जाएगा करेक्ट चॉइस। चलो नंबर 28 पे आते हैं, द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। यू आर शॉक्ड एट समथिंग, याद रखिएगा, यू आर शॉक्ड एट समथिंग, बाय गलत है, इट शुड बी बाय की जगह पे एट, ठीक। चलो अगला 21, वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रैवल विद, ठीक। वन ऑफ द क्वेश्चंस ठीक है, ही आस्क्ड मी वाज ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन होना चाहिए और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है हु डिड यू ट्रैवल विद, हु किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। हु डिड यू ट्रैवल विद बिल्कुल सही है, 21 इज गुड टू गो, कोई गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट है। 22 पे आते हैं, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, जिस डॉक्टर को तुम रेफर कर रहे हो उसे मैं जानता हूँ, कौन सा डॉक्टर को तुम रेफर कर रहे हो, स्पेशल हो गया, अ डॉक्टर गलत है, इट शुड बी आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, बात समझ गए। चलो 23rd पे आते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, जब भी कभी के सेंटेंस में ऑफ लिखा होगा, इसके जस्ट पहले यूज होने वाला वर्ड क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। मतलब अगर ऑफ से पहले सिंगल है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल चाहिए, याद रखना ये चीज। इंट्रोडक्शन सिंगुलर है यहाँ पे, इंट्रोडक्शंस नहीं है, इट्स इंट्रोडक्शन, तो वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए, और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, लास्ट में एस होना चाहिए। सो अट्रैक्ट यहाँ पे गलत है, इट शुड बी अट्रैक्ट्स, ATTRACTS लिखना पड़ेगा तब ये सही होगा, राइट। सो एरर कहाँ है, पार्ट नंबर 3 में एरर है। चलो 24th पे आते हैं, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर दैन लूजिंग वंस करेज। अब यहाँ पे क्या है, टू कीप वंस हेड, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैन टू लूज वंस करेज हो जाएगा, लूजिंग की जगह पे शुड बी दैन टू लूज वंस करेज। सो पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। चलो 25 पे आते हैं, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। अब ये एक चीज ध्यान से देखो, जो वर्ड एक्सीड होता है, एक्सीड, एक्सीड का मतलब ही होता है उससे ज्यादा हो जाना, राइट।
तो एक्सीड के साथ में मोर देन हम नहीं यूज करते हैं। 50 गोल्डन रूल्स मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी। सो if you have not studied or gone through it, you can go and purchase through some classes application। वहाँ पे properly मैंने चीजों को describe किया हुआ है। But still अगर परचेज नहीं किया तो just understand this, it should not exceed more than 200 words। ये बहुत कॉमन सा फ्रेज है। एक्सीड के साथ में मोर देन हम नहीं लगा सकते हैं, या तो एक्सीड चाहिए या तो मोर देन चाहिए होगा। सो एक चीज को लगाना, एक चीज को हटाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट मोर देन लगाएं, तो एक्सीड हटाते ही सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब है मोर देन हटाएंगे तभी सेंटेंस सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही पार्ट है। चलो नंबर 26 पे आते हैं। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन टू लिव विद डिसऑनर। यहाँ पे टू मिसिंग है, इट शुड बी टू, राइट। सो थर्ड पार्ट में एरर है। चलो 27, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ध्यान से समझो इस चीज को। ऐसे जो वर्ब्स होते हैं, ये फिर से गोल्डन रूल्स का पार्ट है। जब नॉर्मली हम वर्ब्स लिखते हैं तो वर्ब्स के बाद में हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, ठीक। जैसे आई क्या है, सब्जेक्टिव है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे इस के बाद में मी होना चाहिए था जनरली, क्योंकि वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है। लेकिन मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी, वो वर्ब्स कौन सी हैं, जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, बी है, बीन और सच एज। ये कुछ वर्ड्स हैं, इतने ही है। इनके बाद में अगर कभी भी प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन किस फॉर्म में होना चाहिए, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। पहली चीज तो ये है। तो इट इज के बाद में मी ना लग के यहाँ पे आए रहेगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं। ऐसे वर्ड जिसमें WH आ रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सारे क्या करने चाहिए, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तभी उनको रिलेटिव प्रोनाउन मानेंगे। जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके इमीडिएटली लेफ्ट और इमीडिएटली राइट वाले वर्ड को जरूर मैच करेंगे, वहीं पे जनरली एरर होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हु है रिलेटिव प्रोनाउन, लेफ्ट में है आई और राइट में है इज। क्या मैं आई के साथ इज लगा सकता हूँ किसी भी केस में, नहीं लगा सकता। यहाँ पे इज गलत है, इट शुड बी एम। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। याद रखिएगा, ऐसा थोड़ा सा अजीब लगेगा समझने में या पढ़ने में, बट सेंटेंस इसी तरीके से करेक्ट है। फाइन। चलिए 28 पे आते हैं। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे दो पास्ट इवेंट्स हो रहे हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे दो पास्ट इवेंट्स हो रहे हैं। मान लीजिए ये प्रेजेंट है जहां पे ये मैं खड़ा हूं। अब मैं पास्ट को देख रहा हूं, एक तो होगा इमीडिएट वाला पास्ट और एक होगा उससे भी पहले हुआ पास्ट। तो ये है पास्ट नंबर 1 जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, और ये है पास्ट नंबर 2 जो बहुत पहले हुआ था। ऐसा कभी भी केस होता है जब भी दो पास्ट की बात होती है, जो सबसे पहले वाला पास्ट होता है उसमें हम V2 यूज कर देते हैं, सिंपल। और जो बहुत पहले पास्ट हुआ होता है उसमें हम हमेशा यूज करते हैं हैड प्लस V3। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी समझाए हुए हैं, सो इसमें बहुत ज्यादा डिग डीप नहीं करेंगे। जब भी इमीडिएट वाला पास्ट होता है दैट इज ऑलवेज V2, और जो बहुत दूर का पास्ट होता है उसको हम हैड प्लस V3 रखते हैं। क्लियर। चलो देखते हैं। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं, गौरी नाम बता रही है और वो जा भी चुका है। तो पहले कौन सा वाला आया होगा, पहले वो गया होगा या नाम पहले बताया होगा। देखो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा और टोल्ड वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान से समझो, टोल्ड वाले के साथ में V2 चाहिए जो ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट है वो गलत है। लेफ्ट का क्या होना चाहिए, हैड लेफ्ट। तो आफ्टर ही हैड लेफ्ट हम यूज करेंगे और ये सही माना जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हैड मिसिंग है, तो इट शुड बी गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ठीक है, आफ्टर ही हैड लेफ्ट करेंगे, सॉरी, तब ये सही होगा। इसलिए पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। 29 पे आते हैं। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। ठीक है, जॉन ने तुम्हें ट्रुथ बता दिया होता अगर तुमने उससे पूछा होता। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। फाइन। अब यहाँ पे ये कंडीशनल का सेंटेंस बन जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, कंडीशनल में दो कंडीशंस होती हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। ये वाला कंडीशन कौन सा है, ये वाला रियल कंडीशन है। तो यहाँ पे जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ, वुड हैव प्लस V3 पहले वाले में पार्ट में यूज हुआ है, ठीक है। इफ यू हैड आस्क्ड हिम, हैड प्लस V3 हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो इस सेंटेंस में कोई गलती स्पॉट नहीं की गई है। सो जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम, दिस इज गुड टू गो। 29th इज फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं। 30th, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। हमने पढ़ा था नाउन्स में जब भी कभी दो नाउन्स को एक प्रेपोजिशन से क्लब करते हैं या एक वर्ड से क्लब करते हैं, तो दोनों वर्ड जो दोनों नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में होते हैं। सो पेजेस आफ्टर पेजेस गलत है, इट शुड बी पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। याद रखिएगा, ये नाउन्स में पढ़ाया था। सो पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। नंबर 31 पे आते हैं। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड but also on how you have written them. So but के बाद में क्या missing है, also. So third part has the error. चलो नंबर 32 पे आते हैं। Heavy rain prevented us to go to the cinema.
प्रिवेंट के साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा, दैट कैन नॉट बी टू एवर, इट शुड बी फ्रॉम, याद रखिएगा, प्रिवेंटेड अस फ्रॉम। दूसरी चीज, फ्रॉम, फॉर और ऑफ के बाद में ऑलरेडी आपको मैंने बताया है, फॉर, फ्रॉम या फिर ऑफ, इनमें से कुछ भी कभी भी यूज होगा। इसके बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में रहती है, ऑलरेडी बताया हुआ है ये मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, लेकिन दोनों एक ही पार्ट में एरर है, सो वील गो विद स्पॉटिंग टू, तो टू की जगह फ्रॉम हो जाएगा और अल्टीमेटली गो को आईएनजी करना पड़ेगा। चलिए 33 पे आते हैं। इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट टेंस में, प्रॉस्पर मतलब प्रॉस्पर करेगा, सो द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर, इसमें हम वुड को कभी नहीं लगाएंगे, हमेशा हम विल को प्रेफर करेंगे, याद रखिएगा। जब ये प्रेजेंट में बात हो रही होगी तो विल लगाएंगे, अगर यहाँ पे प्रॉस्पर्ड बोल रहा होता, मतलब पास्ट की बात कर रहे होते, तब हम यहाँ पे वुड यूज करते। हमने डिस्कस किया था कि विल होता है फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में और उसी का पास्ट वर्जन होता है वुड, तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट के टर्म्स में बात होती है तो हम हमेशा विल लगाएंगे, अगर यहाँ पे पास्ट के टर्म्स में बात होती है तो हम हमेशा वुड को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट था इसलिए हम वुड हटा के इट शुड बी विल, एंड दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। नंबर 24 पे आते हैं, 34 पे आते हैं, सॉरी। If motorists do not observe the traffic regulations, they will be stopped, ticketed and have to pay a fine. जरा ध्यान से देखो, ये एक पैरेललिज्म का क्वेश्चन है, मतलब अगर एक वर्ड को बार, एक ही फिगर ऑफ स्पीच को बार बार हम यूज करते हैं, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच को बार बार यूज करते हैं, तो उसका फॉर्मेट हमेशा सेम रखते हैं। जैसे इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, दे विल बी स्टॉप्ड, ईडी वाला फॉर्म है, टिकेटेड ईडी वाला फॉर्म है, एंड हैव टू पे अ फाइन, ये गलत हो गया, क्या हो जाएगा, फाइंड, FINED, मतलब फाइन लगाया जाएगा, FINED। समझ गए? ये सेम वैसे ही जैसे मैं बोलूं आपसे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइजेस्ट, गलत हो गया ना, इट शुड बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, क्योंकि सबके फॉर्मेट सेम होने चाहिए, सो वैसे ही ये चीज भी फॉलो करेगी। चलो 35 पे आते हैं। ही आज सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। ठीक है, सपोजिंग और इफ, सपोज और इफ दोनों सेम चीज को बताते हैं, तो या तो आप सपोजिंग लगा सकते हो या तो इफ लगा सकते हो, याद रखिएगा सपोज और इफ सेम चीज बताते हैं, सो आइदर यू कैन यूज सपोज और इफ, और यू कैन यूज इफ, तो इसमें से एक चीज हटानी पड़ेगी। ही आस्क्ड इफ ही फेल, सपोजिंग हटा देते हैं या इफ हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2 इटसेल्फ। ठीक है, नंबर 36, we had a lot of difficulty to find the house, अब यहाँ पे we had a lot of difficulty, you face difficulty in doing something, तो to find गलत है, it should be in finding the house, याद रहेगा। चलिए, you face difficulty in doing something, याद रखना difficulty किसी चीज को करने में होती है, तो difficulty के बाद में हमेशा टू प्लस, सॉरी इन प्लस ING यूज करेंगे, राइट जैसे मैंने बोला I had a lot of difficulty in selecting the subject, राइट चलो, so it should be to find की जगह in finding। Number 37, patience as well as perseverance are necessary। अब देखो as well as, together with, along with, कुछ ऐसे phrases होते हैं जिनके साथ में हमेशा दो subjects को क्लब किया जाता है, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, as well as है, together with है, with है, unlike है, इनके साथ में दो subjects लेते हैं, subject number 1 and subject number 2। सब्जेक्ट नंबर 2 कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट नंबर 1 अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल चाहिए। यहाँ पे पेशेंस लिखा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, आर हटाएंगे, यहाँ पे इज कर देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। चलो नंबर 38 पे आते हैं। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। ठीक है, ध्यान से देखिए, वेयर वाज द मैरिज हॉल, ये एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपसे बोला क्वेश्चन वर्ड लगाओ, उसके बाद में वर्ब लगाओ और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा लो, तो ये इंटेरोगेटिव बन गया, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे हाउ आर यू, ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव बनना है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आप इसका फॉर्मेशन चेंज कर दोगे, जैसे क्वेश्चन वर्ड वर्ब ऑब्जेक्ट को आप चेंज कैसे कर दोगे, आप क्वेश्चन वर्ड को ऐसे रहने दोगे, ऑब्जेक्ट और वर्ब को इंटरचेंज कर दोगे। मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, इसका मतलब क्या है, आप कैसे हो, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा हाउ यू आर, इसका मतलब आप कैसे हो, कितने बेकार। सो दैट्स हाउ ये चीजें बताने लगता है, तो एक तरह का ये सेल्फ क्वेश्चनिंग हो जाती है या फिर एक डाउटफुल सा स्केप्टिक सा एक सिचुएशन हो जाता है। सो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, हमें इसका फ्रेमिंग चेंज करना पड़ेगा। सो वेयर वॉज द मैरिज हॉल गलत है, इट शुड बी वेयर द मैरिज हॉल वॉज, तो यहाँ से वॉज को हटा के यहाँ पे वॉज को लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में हमने एरर स्पॉट कर ली है, याद रखिएगा इस चीज को। नंबर 39 पे आते हैं। The increase in consumption is directly proportional to the increase in income। ठीक है, the increase in consumption is directly proportional to the increase in income। बिल्कुल perfect, this is good to go।
फाइन, ओके, ठीक है। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, ठीक है। अब हमने कौन से वर्ड्स की बात करी थी? एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, अनलाइक सीखा था। इनके साथ दो सब्जेक्ट्स क्लब होते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उसी में एक वर्ड विद भी था। तो विद के पहले एक सब्जेक्ट होगा, दिस इज सब्जेक्ट नंबर 1, एक होगा सब्जेक्ट नंबर 2 जो विद के बाद होगा, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। अब मुझे हमेशा जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ब्रदर इन लॉ सिंगल है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगल चाहिए होगी, तो यहाँ पे वर्ब गलत है, शुड बी वॉज, और तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा, ठीक है। 41 पे आते हैं। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। ध्यान से समझिए इस चीज को, हमने क्या देखा था? स्कार्सली और स्कार्सली, रेयरली, बेयरली और नो सूनर देन, ये वाले सेंटेंस जब भी आते हैं, एक चीज सबसे पहली जो फॉलो होती है वो होती है रूल ऑफ इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हो रहा है? हैड आई अराइव्ड, बिल्कुल सही है, रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो हो रहा है। अब हम इसकी पेयरिंग चेक करेंगे। स्कार्सली, इसी के कुछ भाई हैं, रेयरली, बेयरली, BARELY, दिस इज नॉट बरेली, दिस इज बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली एंड हार्डली। ये चारों वर्ड जब भी आते हैं, इनकी पेयरिंग हमेशा व्हेन के साथ की जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए देन या दैन भी दे सकते हैं वो। सो इसको हम जरूर मैच करेंगे। सबसे पहले स्कार्सली से अगर सेंटेंस सही स्टार्ट हुआ है, या फिर किसी भी तीन में से, चार में से किसी भी वर्ड से स्टार्ट हुआ है, सो वील मेक श्योर कि रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो हो रहा हो, साथ ही साथ इनकी पेयरिंग किससे करी गई हो? व्हेन के साथ की गई हो, याद रखिएगा। नो सूनर तो दैन से होता है, लेकिन ये चार वर्ड हमेशा व्हेन से पेयर्ड होते हैं। लेट्स रीड इट। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, क्या हो गया? than को गलत करना है, it should be when, याद रखिएगा। So option number 2 has the error. Let's get to 42. The reason why he was rejected was because he was too young. ध्यान से देखो, रीजन के साथ में कभी भी why नहीं लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ये। रीजन ऑलरेडी उस चीज को बता रहा होता है, तो why को फिर से आगे बताने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने वाली चीज है, कॉमन एरर्स के लिए पूछी जाती है, राइट। चलो 43 पे आते हैं। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स met to discuss about how to improve the standard of English. वैसे ही डिस्कस के साथ में कभी भी अबाउट नहीं लगाते हैं, डिस्कस ऑलरेडी बता देगा कि किस चीज के बारे में डिस्कस करना है, तो डिस्कस कैन नॉट बी फॉलोड बाय अबाउट, याद रखिएगा ये दोनों वर्ड्स। कौन सा था? 42 में हमने क्या सीखा था? रीजन के साथ में वाई नहीं लगा सकते, पहली चीज ये है। दूसरी हमने क्या सीखी? डिस्कस के साथ में वी डू नॉट यूज अबाउट, राइट। चलो 44, his tradition bound attitude had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family, ठीक है। उसका ट्रेडिशन बाउंड जो एटीट्यूड था, had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family, ठीक है। इसमें कुछ भी गलती नहीं है, दिस इज perfect. Had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family. This is perfect. इसमें कुछ भी गलती नहीं है। 44th is good to go. Fine. 45 पे आते हैं। The two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift. ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्डिनल और ऑर्डिनल यूज किया गया है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा है 4, अब इसमें एक ऑप्शन अगर मैं इसको रीड कर रहा हूँ नॉर्मली, सो इफ इट इज 4 इसको कार्डिनल बोलेंगे, इफ इट इज फोर्थ FOURTH तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये हो जाएगा ऑर्डिनल। जब भी कभी ये दोनों चीजें साथ में लिखी हो, मतलब कार्डिनल ऑर्डिनल जब भी साथ में लिखे होते हैं, पहले हम ऑर्डिनल लिखते हैं फिर कार्डिनल लिखते हैं। सो द टू फर्स्ट गलत है, इट शुड बी द फर्स्ट टू, तब ये सही माना जाएगा, राइट। तो द फर्स्ट टू ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ या ऑप्शन नंबर ए के साथ हमें जाना पड़ेगा। अब बारी है क्विज क्वेश्चंस की। सो 5 क्वेश्चंस आपके लिए, यू हैव टू आंसर देम, राइट। चलो सो इट्स क्विज क्वेश्चंस का टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, 2 hours have passed since he had fallen asleep. बताना है कहां पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, having broken down, the driver sent the car to the garage. क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 3, he is one of those writers who has won acclaim the world over. Number 4, the mason will not do the work except give the orders. Number 5, when students are ill, they find that they have a lot of work to catch up with when they return. ये 5 क्वेश्चंस हैं क्विज के, आपको इनको आंसर करना है और पोस्ट करना है कमेंट्स में अपने आंसर्स को। लेट्स सी आपके स्कोर्स कैसे बूस्ट करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सो डू स्टडी टिल द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।